स्वागत है आपका। जी हाँ, आज जैसा कि आप अभी थंबनेल देख के आए हैं और मेरे पीछे भी अभी आप देख सकते हैं, प्रश्न है बड़ा ब्रांड कौन, और उसके नीचे लिखा है 2029 लोकसभा चुनाव। तो कुछ लोग हैरान भी होंगे, यूं कहूं अधिकांश लोग हैरान भी होंगे कि आखिर ये प्रश्न मैं अभी क्यों उठा रहा हूं। 2029 का लोकसभा का चुनाव है तो अभी उठाने का उसका तंत्र क्या और तुक क्या। तो ये इसलिए जरूरी है कि इससे ये पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और इस देश की जो राजनीति है वो किस ओर जा रही है। न्यूज में, समाचारों में कहा जाता है व्हाट्स न्यू इज न्यूज, मगर जब बात संवाद न्यूज इंटरनेशनल की हो, जब बात संकेत चतुर्वेदी की हो, तो व्हाट्स न्यू इज न्यूज नहीं, व्हाट्स गोइंग टू हैपन टुमारो or even after 2 years or 3 years or even 4 years, that is news. The future is the news. मैं आज आपको यहां पर यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि भविष्य में 2029 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा ब्रांड कौन बन के निकलेगा, कौन भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा ब्रांड होगा, और भारतीय जनता पार्टी की वे ऑफ रनिंग, यही कहूं इवन नॉट इवन जस्ट भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय राजनीति है वो किस ओर चल बैठेगी। और वो भी बात ऐसी नहीं कि कोई मैं भविष्य वक्ता हूं जो यहां पर बैठ के बता रहा हूं, या मेरे पास कोई क्रिस्टल बॉल है और मैं आप लोगों को बता रहा हूं। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ जो मेरे पास फीडबैक आया है, जितनी मैंने पढ़ाई करी है, उस हिसाब से पढ़ने के बाद में फैक्ट्स के आधार पर आप लोगों को मैं बताऊंगा कि दरअसल बड़ा ब्रांड कौन है। और 2029 का लोकसभा चुनाव, यहां तक कि इंक्लूडिंग 2027 में जो चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में, 2026 में भी कई राज्यों में चुनाव होना है, पर उसका इंपैक्ट इतना नहीं दिखेगा। 2027 के जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं उनमें दिखेगा। 2029 के जो लोकसभा चुनाव है उसमें जैसी घटनाएं अब घटित हो रही हैं उसका आपको रिजल्ट दिखेगा। और क्यों दिखेगा वो सारे तथ्यों के साथ, सारे फैक्ट्स के साथ आपको बता रहा हूं। तो करते हैं कार्यक्रम शुरू। और मैं हूं आपका अपना काफिर बुत परस्त राम भक्त राजभक्त संकेत चतुर्वेदी। आप सबका संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर स्वागत है। संवाद धर्म के लिए है, संवाद राष्ट्र के लिए है, संवाद आपके लिए है। प्रश्न अभी उठाया जाए कि बड़ा ब्रांड कौन है, तो मैं कहूंगा निश्चित तौर पे आज की तारीख में 2025 में बड़ा ब्रांड, नरेंद्र मोदी से बड़ा ब्रांड पूरे भारतीय राजनीति में कोई भी नहीं है। नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे केशुभाई पटेल की जगह। अब इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है, 3 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी बने थे और 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्मदिन होता है, यानी कि एक नया अध्याय की शुरुआत 3 अक्टूबर से हो चुकी थी। नरेंद्र मोदी 2001 से 2014 तक लगभग 13 साल कंप्लीट उन्होंने करे थे। 13 साल तक वो गुजरात के 14th चीफ मिनिस्टर थे। और अचरज की बात यहां पर यह भी है कि वो भारत के भी 14th पीएम बने 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद। दोस्तों, नरेंद्र मोदी का कद इसलिए भी बड़ा है क्योंकि उन्होंने 3 बार लगातार लोकसभा चुनाव जीते हैं, जो इनसे पहले सिर्फ पंडित नेहरू करके दिखा पाए थे। तो ये जो उनकी जीत थी 3 बार की, वो उनको एक पायदान ऊपर ले जाकर के रख देती थी बनस्पत अन्य जो भारतीय राजनीतिज्ञ थे उनके। 14 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 282 लोकसभा सीट्स मिली, और जिनमें कहीं ना कहीं नहीं, बहुत हद तक, आई एम सॉरी, आई टेक माय वर्ड्स बैक, जिनमें बहुत हद तक नरेंद्र मोदी नाम की पहचान, नरेंद्र मोदी नाम का ठप्पा जुड़ा हुआ था। नरेंद्र मोदी के नाम पर कोई चला जाए वो जीत सकता था। ये 2019 में भी जलवा अपने पीक पर पहुंचा कि सिर्फ नरेंद्र मोदी का नाम काफी था, कोई खड़ा हो जाए। ये समझिए नरेंद्र मोदी हर सीट से खड़े हो रहे थे, हर सीट से जाकर के नरेंद्र मोदी स्वयं एक तरह से जितनी 545 लोकसभा सीट थी उनमें नरेंद्र मोदी अपने आप ही चुनाव लड़ रहे थे। कोई कैंडिडेट्स अलग थे था, लेकिन उसके बावजूद नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा था वो बरकरार था, वोट नरेंद्र मोदी को भी मिल रहे थे। इस कारण से 2019 लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी 303 लोकसभा सीट्स जीत करके आई, जो अपने आप में बीजेपी का रिकॉर्ड है। आते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव पर।
और यहीं से जरा ट्विस्ट आना शुरू होता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की कुल मिलाकर के लोकसभा सीट्स आती हैं 240। प्रश्न है कि ये कहीं इसके सीट्स के कम होने के पीछे एंटी इनकम्बेंसी नाम का फैक्टर तो नहीं जुड़ा हुआ था। एंटी इनकम्बेंसी दर्शकों कहते हैं उस चीज को, यानी कि सत्ता में रहने का खामियाजा। आप अगर सत्ता में रहते हैं, आपने कितने भी अच्छे काम करे हों, तो उसके बावजूद एक टाइम के बाद लोग आपसे बोर हो जाते हैं। यही ट्विस्ट है यहां पर जो मैं ये न्यूज आज कर रहा हूं कि 2029 लोकसभा चुनाव में बड़ा ब्रांड कौन होगा। दो फोटोग्राफ्स आप मेरे सामने देख सकते हैं। उनमें से एक मोदी जी की है, जिन्होंने जो पर्चे के तो छोड़िए, मोहताज ही नहीं है पर्चे। मोदी ने वो कारनामे करके दिखाए हैं जो भारतीय राजनीति में बहुत कम लोग कर पाए हैं, या शायद बहुत ही कम लोग कर पाए हैं। शायद एक भी नहीं कर पाया है। शायद इसलिए लगा रहा हूं कि कोई हो सकता है मैं कहीं गलत भी हूं, भाई इंसान हूं। मोदी ने जब 3 बार लगातार प्रधानमंत्री का चुनाव जीता, मैं उस उपलब्धि को नेहरू जी से बड़ी उपलब्धि मानता, क्योंकि नेहरू जी के सर पर आशीर्वाद था गांधी जी का, ओरिजिनल वाले गांधी जी का। समझ रहे हैं ना आप लोग। अब नरेंद्र मोदी जी 74 साल के हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के कई कद्दावर नेता, यानी कि अमित शाह जैसे जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो चाणक्य जिन्हें भारतीय जनता पार्टी का माना जाता है, वो कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी जी तो आगे भी खड़े होंगे और बीजेपी का संविधान कहीं भी ये नहीं कहता कि 75 साल पर उन्हें रिटायर होना है। परंतु फिर भी दोस्तों, है समय नदी की बाढ़ कि जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा बलवान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। हालांकि आगे ऐड कर रहा हूं, अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। पर फिर भी दोस्तों, समय जो है वो चलायमान है। वो कभी एक जगह रुकता नहीं है, वो ठहरता नहीं है, वो चलता रहता है, वो आगे बढ़ता रहता है। वो अपनी ही गति से चलता है, उसकी अपनी ही गति होती है। और अब एक जगह कहा भी गया है कि सभ्यता जो है वो स्थिरता का नाम नहीं है, वो स्थिति का नाम है। वह स्वयं भी परिवर्तित होती है और अपने अंदर की चीजों को भी परिवर्तित करती है। नरेंद्र मोदी जी भी जब पहली बार आए थे गुजरात की पॉलिटिक्स में, तो केशुभाई पटेल को हटा करके आए थे। जब यहां पर आए थे दिल्ली में, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी को हटाने की बातें हो रही थी और हटाया भी गया। तो समय परिवर्तनशील है। अब जैसे गुजरात से वो यहां पर आए थे, तो हो सकता है उत्तर प्रदेश से जो वहां के नेता हैं, बुलडोजर बाबा हैं, बुलडोजर बाबा को दिल्ली लाया जाए, क्योंकि बुलडोजर बाबा की जो डिमांड है वो आप देखिए, डे बाय डे इट इज इंक्रीजिंग, डेफिनेटली इट इज इंक्रीजिंग। पीपल कम एंड आस्क फॉर, मतलब लोगों का स्टाइल होता है कि हमारे यहाँ मामा छोड़ेगा नहीं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, जब वो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था कि बाबा छोड़ेगा नहीं। कई और राज्यों में देख लीजिए बुलडोजर एक्शन करा जाता है। और ये स्टाइल लाने वाले कौन थे? योगी आदित्यनाथ। अब देखिए दोस्तों, जहां तक बात योगी आदित्यनाथ जी की है, तो योगी आदित्यनाथ जी ने 2017 और 2022 का विधानसभा चुनाव अपने दम पर अकेले जीता है। उनकी पॉपुलैरिटी डे बाय डे बढ़ी है और लगातार वो भी लगातार 2 बार उत्तर प्रदेश के सीएम बनने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री हैं। तो कहा गया है कि डेमोक्रेसी इज अ नंबर गेम, कि जिसकी जितनी संख्या है उसी हिसाब से राजनीति चलती है। तो यहां पर जनसंख्या बताना अति आवश्यक है, क्योंकि उसी हिसाब का भविष्य होगा। अब यहां पर बात फैक्ट्स की, कि बड़ा ब्रांड कौन होने वाला है और क्यों होने वाला है। अब आप उस चीज को समझिएगा दोस्तों। 1950 से 2015 इतने सालों के बीच में जो हिंदू पॉपुलेशन है इस देश की, उसमें डिक्लाइन आया है 7.82% का। तो वहीं दूसरी तरफ जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसमें 1950 से 2015 के बीच में 43.15% का अपराइज हुआ है। वो 43.15% के हिसाब से आगे बढ़ी है, ऊपर बढ़ी है। तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू पॉपुलेशन 1950 से 2015 के बीच में 7.82% के हिसाब से नीचे गई है, हिंदू कम हुआ। अब आप एक चीज पे और गौर करिए। बात करता हूं सन 2001 की। सन 2001 में भारत की पूरी पॉपुलेशन में हिंदू की पॉपुलेशन थी 80.45%, जबकि ठीक एक दशक बाद 2011 के सन में हिंदू की जो पॉपुलेशन थी वो थी 79.8%। यानी कि 10 साल के अंदर अंदर 80.45% पूरे देश की पॉपुलेशन जो हिंदू की थी, उसमें हिंदू रह गया 79.8%।
हालांकि एक सेकुलरिज्म वाला अखबार है जिसका नाम नवभारत टाइम्स है। नवभारत टाइम्स ने, जब मैं इस न्यूज को बनाने के लिए स्टडी कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि जो हिंदू पॉपुलेशन, उसने अपने आर्टिकल में लिखा है, आप जाकर के चेक कर लीजिएगा, उन लोगों ने अपने आर्टिकल में लिखा था कि हिंदू पॉपुलेशन का जो डिक्लाइन हुआ है वो भारतीय विविधता के लिए अनुकूल है। दोस्तों, क्या ऐसा ही कोई लेख पाकिस्तान में कोई लिखता? ये ज्ञान हमें ही क्यों दिया जाता है? अब आप देखिए, रोहिंग्या बर्मा से जो भगाए गए हैं शांति दूत, बर्मा से जो भागकर शांति दूत आए हैं, और शांति का संदेश जो उन्होंने दिल्ली में दिया था, केरल में, बंगाल के संदेश खली में हम लोग देख चुके हैं, संदेश हमें दिया जा रहा है। और हमें कश्मीर में 1990 के दशक में हमने देखा था, दिया गया था, गिरजा टिक्कू को आरे से काट दिया गया था। और एक थी सरला भट्ट करके, सरला भट्ट जो थी को 1990 से लगभग 35 इयर्स हैव पास्ड बाय, लेकिन इस देश के सर्वोच्च न्यायालय को एनसीआर में कुत्तों की ज्यादा फिक्र है। सरला भट्ट को जो इंसाफ मिलना चाहिए था उसका क्या हुआ, उसकी किसी को कोई फिक्र नहीं। अब मैं आता हूं फैक्ट्स के बाद रिजल्ट्स पे, कंक्लूजन पे। आप एक चीज समझिए दोस्तों, इस्लाम 3 दशाओं में पूरे विश्व में मिलता है। पहला है अल तकैया, यानी कि तू मेरा भाई, सबका मालिक एक, ब्लै ब्लै बकवास, मतलब पूरी तरह से भाईचारा, तू मेरा भाई है, तू चिंता मत कर, मैं मर जाऊंगा तेरे लिए, ये है, अला है, फला है। लेकिन ऐसा एग्जैक्टली कुछ भी नहीं हो रहा होता। ये तू मेरा भाई हम लोग सुनते थे 1947 में कि उन्होंने जान दे दी थी खान चाचा ने, जिसका बॉलीवुड ने बड़ा समर्थन करा। और उसके बाद में मतलब हिंदुओं को डिक्लाइन करके बॉलीवुड हिटेड हिंदू सो मच, मतलब वो अमिताभ बच्चन याद है अपनी ज्ञान शिखा जला रहे थे, शर्म नहीं आती? कुछ भी यहां पर चलेगा, क्यों भाई? अब अल तकैया के बाद दूसरा चैप्टर होता है दीद का। दीद यानी कि तू उस धर्म में क्या कर रहा है, तू हमारे मजहब में आ जा, मजहब में तो बहुत बढ़िया है, सब एक से हैं। तो जो लोअर कास्ट हैं उनके लोगों को, जो बेसिकली गरीब हैं उनको, कि भाई तू यहाँ पर आ जा, यहाँ पे हम तेरा काम खुलवा देंगे। ये यूजली ईसाई टाइप के लोग ज्यादा करते हैं, और मतलब मुस्लिम्स में भी इसी टाइप से ही चलता है कि तू इधर आ जा, वो इनविटेशन है, यहाँ पे सुरक्षा है, ये है, वो है, तुम्हारे इतने सारे भगवान हैं, तू किसको मान रहा है? इसको कहते हैं दीद। दीद यानी इनविटेशन, इनविटेशन टू माय रिलीजन, दावत दे रहे हैं हम तुझे, तू इधर आ जा। मगर जब दावत भी सफल नहीं होती तो उसके बाद जिहाद चलता है, फिर गिरजा टिक्कू को काटा जाता है, फिर उसके बाद कश्मीर से हिंदुओं का पलायन होता है, फिर संदेश खली होता है, और उसके बाद भी सेकुलरिज्म चुप रहता है। मैं जानना चाहता हूं ये सेकुलरिज्म है या हिंदू विरोध का तरीका? इस सब का एंड रिजल्ट क्या होगा? इस सब का एंड रिजल्ट ये होगा, जैसे जैसे मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये लोग दीद से टुवर्ड्स बढ़ते आए हैं, जैसे बढ़ भी रहे हैं, कश्मीर में बढ़ते, एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं, वैसे देश की और जगह पे भी बढ़ेंगे। और वो सीट्स क्या है? वो मेजोरिटी की सीट्स हैं। मेजोरिटी कौन? मेजोरिटी मींस हिंदूज, ठीक है। हालांकि सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन्हीं की है, लेकिन फिर वहां पर भी हिंदू अपने जो सेकुलरिज्म का धंधा है उसको छोड़ करके ज्यादा रिजिड बनेगा, रिजिड भी नहीं बनेगा, अपने धर्म से लगाव करने लगेगा। यहां पर फर्क समझिएगा, धर्म और मजहब के बीच में फर्क होता है। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य, जबकि मजहब का अर्थ होता है ऊपर आसमानी किताबों को मानना। तो दो, जैसे सैयद अहमद खान ने कहा था कि जब दो लोगों में इतना डिफरेंस है वो आपस में साथ में कभी नहीं रह सकते, तो डेफिनेटली ये होगा कि वो पोल्स अपार्ट चले जाएंगे। तो सेकुलरिज्म का जो नारा मारने वाले लोग हैं अभी की देश के, उनका सत्यानाश तो होना ही है। लेकिन ये भी तय है कि बुलडोजर बाबा 2029 के लोकसभा चुनावों में सबसे बड़े नेता बनकर उभरेंगे। आपने सुना, आप लोगों ने बड़े धैर्य से सुना, आपका बहुत बहुत आभार। और अगर आप लोग मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपका आभारी रहूंगा।